एक टाइम था जब दुनिया के तमाम देशों का कारोबार चलता था एक रास्ते से। ये वो रास्ता था जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया को जोड़ता था। ये उस दौर की बात है जब आज की तरह हाईवे, क्रॉस कॉन्टिनेंटल सड़कें नहीं होती थी। ये कोई हाईवे जैसा रास्ता नहीं था, बल्कि रास्तों का एक जाल था जिसमें जमीन पर ट्रेड तो होता ही था, इसके साथ ही समुद्र से भी ये रोड जुड़ा हुआ था। इस रास्ते से ट्रेड तो हुआ ही, साथ ही कई साम्राज्यों का, सभ्यताओं का, कल्चर्स का और रिलीजन्स का विकास भी इसी रास्ते से हुआ। मैं बात कर रहा हूं सिल्क रोड की, जिसने सदियों तक दुनिया को एक दूसरे के करीब लाने का काम किया, जिसने पूरब और पश्चिम की दुनिया को मिलाया। लेकिन अचानक एक दिन सब कुछ थम गया। यह रास्ता जो कभी साम्राज्यों की हार्ट लाइन होती थी, वो धीरे धीरे गुमनामी में खो गया। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी सिल्क रोड की कहानी सुनाऊंगा। ऐसा क्या हुआ था कि सिल्क रूट एक दिन बस एक कहानी बनकर रह गया? क्या इसके पीछे कोई ऐसी साजिश थी जिसने इस रास्ते को खत्म कर दिया? ये एक ऐसी कहानी है जिसमें बदलते हुए साम्राज्य हैं और इंसान की इच्छाओं की ऐसी रेस है जिसने इस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो इस पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। सिल्क रोड के बंद होने की कहानी से पहले हम ये समझते हैं कि सिल्क रूट था क्या और इसे सिल्क रूट कहते क्यों थे। देखिए, सिल्क रोड कोई एक सिंगल रास्ता नहीं था, बल्कि एक बेहद कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था जो जमीन और समंदर दोनों से जुड़ा हुआ था। यह रास्ता चाइना से शुरू होता था। यहाँ से निकलकर ये सेंट्रल एशिया, फिर पर्शिया यानी कि ईरान, और फिर मिडिल ईस्ट होते होते मेडिटेरेनियन सी और वहाँ से यूरोप से पहुँचता था। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस ट्रेड रूट के थ्रू ईस्टर्न एशिया, वेस्टर्न एशिया, नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप आपस में कनेक्टेड थे। इस रूट पर कई इंपॉर्टेंट सिटीज भी थी, जैसे कि समरकंद और बुखारा जैसे शहर। समरकंद बाबर से जुड़ा हुआ था। फिर इस रूट से हमारे देश की ग्रैंड ट्रंक रोड भी जुड़ी हुई थी। चाइना के शंघाई और बीजिंग जैसे शहर इस रूट से जुड़े हुए थे। ये ईस्ट में लास्ट शहर थे। वही वेस्ट में अगर आप देखोगे तो इस्तांबुल इसका आखिरी सबसे बड़ा शहर था, जिसे इतिहास में कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता था। इस वर्ड को याद रखिएगा, आगे काम आएगा। इस रास्ते से रेशम का व्यापार होता था और साथ ही साथ चीन से मिट्टी के बर्तन, चाय और कागज जाते थे। भारत से अगर देखा जाए तो मसाले, महंगे महंगे रत्न और कपड़े जाते थे। सेंट्रल एशिया से कीमती पत्थर और घोड़े जाते थे और यूरोप से सोना, चांदी और ऊनी कपड़े आते थे। इसी रास्ते से बौद्ध धर्म चाइना पहुंचा, इस्लाम धर्म मध्य एशिया और चाइना में फैला और कई दूसरी कल्चर्स ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। ये रास्ता सदियों से फल फूल रहा था। अब कई लोगों को लगता है कि सिल्क रोड को सिल्क इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा ट्रेड सिल्क का होता था, लेकिन असल में ये बात जो है ये इसकी आधी सच्चाई है। हाँ, सिल्क रोड को सिल्क के ट्रेड की वजह से ये नाम मिला था, लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी चीज़ थी, और वो चीज़ ये थी कि इस पूरे रास्ते पर किसी भी चीज़ को सिल्क के बदले खरीदा जा सकता था। मतलब ये कि सिल्क एक तरह से करेंसी था जो इस रास्ते के व्यापारियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। जैसे कि एक समय में लोग सोना देकर सामान खरीदते थे, या आज आप डॉलर से किसी भी देश में चीज़ें खरीद सकते हो, कुछ वैसा ही। तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू होने वाला ये ट्रेड रूट कम से कम 1600 सालों तक दुनिया के ट्रेड की धड़कन बना रहा। 13वीं और 14वीं सदी में मंगोल साम्राज्य के उदय के साथ ये रूट अपने पीक पर पहुंच गया था। मंगोलों ने इस पूरे रास्ते पर अपना कब्जा कर लिया था और इस दौर में ट्रेडर्स से लेकर ट्रैवलर्स तक लोग बिना किसी खतरे के इस रास्ते पर आ जा सकते थे। यही वजह है कि मार्को पोलो जैसे ट्रैवलर्स भी चंगेज खान या मंगोलों के दौर में सिल्क रूट से होते हुए चाइना पहुंचे थे और उन्होंने दुनिया को चीन की भव्यता से परिचित कराया था। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट आता है 14वीं और 15वीं सदी में। ये वो दौर था जब सब कुछ तेजी से बदलने लगा। इस टाइम से सिल्क रूट के पतन की कहानी लिखी जाने लगी, लेकिन इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी। जितना मुश्किल और जितना कॉम्प्लेक्स ये ट्रेड नेटवर्क था जो कि करीब 1600 सालों में फैला था, असल में उतनी ही उलझन भरी दिक्कतों ने इस महान रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसमें सबसे पहला और शायद सबसे घातक झटका था ब्लैक डेथ का, यानी भयानक प्लेग की महामारी। ये कोई आम बीमारी नहीं थी, ये एक ऐसा कहर था जिसने 14वीं सदी के बीच में, यानी लगभग 1346 से 1353 के बीच में एशिया और यूरोप दोनों को ही अपना गुलाम बना लिया था। ये प्लेग सिल्क रूट से ही फैला था। इतिहासकार विलियम मैकनील इस बात पर जोर देते हैं कि सिल्क रूट सिर्फ सामान नहीं बल्कि बीमारियों का भी रास्ता बना था। ये प्लेग सिल्क रूट से ही फैला।
व्यापारी और यात्री अपने साथ सिर्फ सामान नहीं बल्कि चूहे और उन पर पलने वाले पिस्सुओं को भी ला रहे थे, जिनमें बीमारी के जर्म्स थे। उनके हिसाब से सिल्क रूट पर ट्रेड करने वाले लोग और उनके जानवर, साथ ही साथ उनका जो कारवां सराय जैसे जो विश्राम स्थल होते थे, वहां पर बीमारियों का प्रसार हुआ, क्योंकि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते थे। प्लेग से होने वाली मौतों के चलते शहर के शहर वीरान हो गए, लाखों लोग मारे गए। कहते हैं कि इस बीमारी से यूरोप की लगभग आधी आबादी खत्म हो गई थी। अब अगर इस हद तक लोग मारे जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका सीधा असर इकोनॉमी पर पड़ेगा। ट्रेड करना हो या सामान खरीदना हो, यहाँ तक कि कोई भी इस रास्ते पर चलने से भी डरने लगेगा। जाहिर है कि जो ट्रेड इस रूट की शान था वो धीरे धीरे कम होने लगा। बाजार बंद हो गए, कारवां रुक गए। ब्लैक डेथ इस तरह से सिर्फ एक इकोनॉमिक नुकसान नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल झटका था। जैसे के बाद लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया था कुछ समय के लिए, वैसे ही लोगों में डर बैठ गया था सिल्क रूट का। इस महामारी ने सिल्क रूट के जरिए होने वाले जमीनी ट्रेड को इस कदर बर्बाद किया कि लोगों के बीच से इसकी इंपॉर्टेंस ही जैसे खत्म हो गई। अब दूसरी वजह थी मंगोल साम्राज्य का पतन हो जाना। चंगेज खान के बाद उनका साम्राज्य 4 हिस्सों में बट गया। इससे हुआ ये कि सिल्क रूट भी 4 अलग अलग राजाओं द्वारा रूल किया जाने लगा। अभी तक जिस रास्ते पर सिर्फ एक एम्परर था, अब उस रास्ते पर 4 राजाओं का कंट्रोल था। इससे सिल्क रूट की सेफ्टी कम होने लगी। इतिहासकार पॉल रचिविस्की बताते हैं कि मंगोलों ने सिल्क रूट को बहुत ज्यादा सेफ्टी और एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी दी थी। पहले मंगोल शासक व्यापारियों को सेफ्टी देते थे, जिससे बेखौफ होकर यात्री यात्रा कर सकते थे। लेकिन मंगोल साम्राज्य के पतन के चलते रास्ते में डाकुओं का डर बढ़ गया। लोकल मंगोल सरदार आपस में लड़ाई लड़ते थे और इस बीच यात्रियों को लूटना एक आम बात हो गई थी। अब ये बात तो आपको पता है कि ट्रेड कभी भी किसी जगह पर नहीं होगा जहां पर अनरेस्ट हो, लड़ाई झगड़ा होता रहे, क्योंकि बिजनेस करने वाले ट्रेडर्स को रिस्क नहीं लेना होता। इसीलिए ट्रेडर्स अब जान जोखिम में डालकर सिल्क रूट से ट्रेड करना ही नहीं चाहते थे। यही नहीं, सेंट्रल एशिया और पर्शिया में भी इसी टाइम पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बढ़ गई थी। समरकंद और बगदाद जैसे शहर जो एक टाइम पर सिल्क रूट के रास्ते में पड़ने की वजह से अमीर हुए थे, जो एक टाइम पर ट्रेड के बहुत बड़े सेंटर बन गए थे, जहां बड़े पैमाने पर कल्चरल एक्सचेंज होता था, वो भी अब युद्ध और अशांति की भेंट चढ़ गए। और रही सही कसर तब पूरी हो गई जब एक बेहद बड़े इस्लामिक साम्राज्य का उदय हुआ। सिल्क रूट के खात्मे में ताबूत में आखिरी कील या जो बहुत बड़ा खिलाड़ी सामने आता है, वो है ऑटोमन साम्राज्य का उदय। दरअसल ऑटोमन एम्पायर 1290 में अस्तित्व में आया और 1290 से ही इसका बहुत बड़ा मकसद था कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न हिस्से पर इस्तांबुल जो है वो इस रूट का आखिरी छोर था और ये शहर कॉन्स्टेंटिनोपल नाम से जाना जाता था। तो जो कॉन्स्टेंटिनोपल था ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर या बाइजेंटाइन एम्पायर की राजधानी थी और हमारी कहानी के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सिल्क रूट के वेस्टर्न हिस्से का ये सबसे इंपॉर्टेंट शहर था। एक तरह से कहा जाए तो वेस्ट के लिए ये एक एंट्री पॉइंट था। आज इस शहर को इस्तांबुल नाम से जाना जाता है, मैंने आपको बताया। खैर, ऑटोमन तुर्कों ने इस शहर को जीतने के लिए कई सालों के दौरान मिडिल ईस्ट और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी के ज्यादातर हिस्सों को जंग के रास्ते जीत लिया। आखिर में साल 1453 में महमद द्वितीय ने कॉन्स्टेंटिनोपल को भी जीत लिया। इस जीत के चलते ऑटोमन अब एशिया और यूरोप के बीच के ट्रेड रूट पर हावी हो गए। इतिहासकार जॉर्ज ऑटन जैसे विद्वान ये तर्क देते हैं कि ऑटोमन साम्राज्य ने जानबूझकर यूरोप और ईस्ट के बीच के व्यापार पर कंट्रोल कर दिया। ऑटोमन तुर्कों ने इस रास्ते पर भारी भारी टैक्स लगा दिए। रेशम और मसालों पर लगने वाले टैक्स इतने ज़्यादा थे कि व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। यूरोपियन व्यापारियों को अब ऑटोमन के इलाके से जाने के लिए इतना टैक्स देना होता था कि उनको इस रास्ते से आना जाना घाटे का सौदा लगने लगा। इसका रिजल्ट जाहिर है कि यूरोपियन अब नए रूट की खोज करने लगे जिससे कि सिल्क रूट का रिप्लेसमेंट निकल जाए। अब दोस्तों यही वो पॉइंट था जब सिल्क रूट की रही सही ज़रूरत भी खत्म हो गई। यूरोप में अब एक नया दौर शुरू हुआ जिसमें यूरोपियन देश ऑटोमन साम्राज्य के टैक्स और सिल्क रूट के खतरों से परेशान होकर ईस्ट तक पहुंचने के रास्ते ढूंढने लगे। यही वो टाइम था जब यूरोप के देश, खास तौर पर पुर्तगाल और स्पेन ने सेलिंग की नई तकनीकों में महारत हासिल कर ली। उनके पास बड़े बड़े जहाज और मजबूत जहाज थे और उन्हें दिशा समझने के लिए नए नए इंस्ट्रूमेंट भी मिल गए थे। इतिहासकार कार्ला एम रोव इस बात पर जोर देते हैं कि ये जो डिस्कवरीज थी ये सिर्फ एक्साइटमेंट में नहीं की गई थी, बल्कि इनके पीछे बहुत बड़ा मोटिवेशन था, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। और आखिर में होता भी यही है। यूरोपियंस को कामयाबी मिली ईस्ट तक पहुंचने के रास्तों को ढूंढने में।
अब अगर आपको याद हो तो साल 1498 में कालीकट के तट पर वास्को डिगामा आए थे पुर्तगाल से। उन्होंने अफ्रीका के वेस्टर्न हिस्से से होकर केप ऑफ गुड होप को पार करके भारत तक यात्रा की थी। उनकी ये जर्नी एक गेम चेंजर थी। यूरोप को भारत तक पहुंचने का एक सीधा समुद्री रास्ता मिल गया था। इसमें ऑटोमन तुर्कों से कोई लेना देना नहीं था, जमीन के डाकुओं का कोई डर नहीं था। जाहिर सी बात है कि सिल्क रूट के कंपैरिजन में रास्ता सस्ता था, तेज था और ज्यादा सेफ था। इसके बाद तो जैसे होड़ लग गई। स्पेनिश और पुर्तगाली व्यापारियों ने तेजी से समुद्र के रास्ते से व्यापार करना शुरू कर दिया। भारत और चाइना से मसाले और रेशम सीधे सीधे यूरोप पहुंचने लगे। अब एक तरफ जहां मैरीटाइम रूट की इंपॉर्टेंस बढ़ी, तो वहीं दूसरी तरफ सिल्क रूट का काम बिल्कुल ठप हो गया। अब किसी भी ट्रेडर को जरूरत नहीं थी कि वो अपनी जान को जोखिम में डाले और हजारों मील का सफर तय करे। यानी सिल्क रूट की अब किसी को जरूरत नहीं रह गई थी। कुल मिलाकर देखो आप तो ये सब कुछ एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम कर रहा था। पहले प्लेग आया जिसने ट्रेड एक्टिविटी को स्लो कर दिया और लोगों के मन में डर बिठा दिया। फिर मंगोल साम्राज्य कमजोर पड़ गया जिससे ये रूट अनसेफ हो गया और इस रूट से लोगों का भरोसा उठ गया। उसके बाद रही सही कसर ऑटोमन साम्राज्य ने पूरी कर दी, जिसमें उन्होंने ट्रेड रूट पर कब्जा कर लिया और उस पर इतना टैक्स लगाया कि जिससे ये रास्ता अनसेफ होने के साथ साथ लॉस दिलाने वाला रास्ता भी बन गया और इस तरह से ये रास्ता किसी के काम का नहीं रहा। लेकिन क्या इस रास्ते के बंद होने का मतलब सिर्फ ट्रेड का बंद होना था? जवाब है नहीं। सिल्क रूट के बंद होने से वर्ल्ड पावर का बैलेंस ही बदल गया। पहले ट्रेड की ताकत होती थी सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के देशों या साम्राज्यों के पास, लेकिन ये ताकत अब यूरोपियन एम्पायर्स के हाथों में आ गई थी। धीरे धीरे इस डोमिनेंस के चलते ही यूरोप ने फायदा कमाना शुरू किया और फिर जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो आगे जाकर नए सी रूट्स के रास्ते उन्होंने दुनिया भर को गुलाम बनाना भी शुरू कर दिया, अपने बाजारों के लिए और अपनी जेबें भरने के लिए। सिर्फ यही नहीं हुआ, सिल्क रूट के पतन के साथ ही सेंट्रल एशिया के शहर जैसे कि समरकंद, बुखारा और ऐसे ही दूसरे कई शहर वीरान होने लगे। वजह यह थी कि ये शहर मेजरली सिल्क रूट से जुड़े हुए थे। ऐसे ही मिडिल ईस्ट जो कभी पूरब और पश्चिम की दुनिया को जोड़ने वाला पुल था, उसकी ताकत भी कमजोर पड़ी। नो डाउट कि ऑटोमन एम्पायर की ताकत बढ़ी, लेकिन ट्रेड का सेंटर इनके हाथों से फिसल गया। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये कि सिल्क रूट सिर्फ सामान नहीं लाता था, वो विचारों को, धर्मों को और कल्चर्स को भी आपस में जोड़ता था। जब रास्ता बंद हुआ तो ईस्ट और वेस्ट के बीच का जो सांस्कृतिक एक्सचेंज था वो धीमा पड़ गया। हालांकि समुद्री रास्ते कुछ हद तक इसे जारी रख पाए, लेकिन ज़मीनी रास्ते जैसा डीप इम्पैक्ट या जो कंटिन्यूअस कांटेक्ट था वो कम हो गया। इस रूट को कभी बहुत करीब से मार्को पोलो ने देखा था। उनकी यात्राएं सिल्क रूट के पतन की गवाही देती हैं। मार्को पोलो ने अपनी यात्रा 14वीं सदी में की थी, जब सिल्क रूट अभी भी फल फूल रहा था। उन्होंने चाइना की भव्यता और उसकी समृद्धता के बारे में बताया, जिससे यूरोपियन लोगों में पूरब तक पहुंचने की इच्छा और बढ़ी। लेकिन उनके जाने के कुछ दशकों बाद ही प्लेग ने कहर बरसाना शुरू कर दिया और फिर ऑटोमन तुर्कों का उदय हुआ, जिससे सिल्क रूट की नियति बदल गई। वहीं वास्को डिगामा जैसे नाविकों ने समुद्री रास्ते खोलकर सिल्क रूट के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। उनकी यात्राएं सिर्फ व्यापारिक नहीं थी, बल्कि उन्होंने एक नए ग्लोबल सिस्टम को जन्म दिया। तो दोस्तों ये थी सिल्क रूट के पतन की कहानी। आज भी सिल्क रूट के पुराने निशान सेंट्रल एशिया के रेगिस्तानों और पहाड़ों में मौजूद हैं, जो इस रास्ते की याद दिलाते हैं। ये वो रास्ता था जहाँ कारवां चलते थे, जहाँ लैंग्वेजेस और कल्चर्स का मेल होता था, जहाँ सभ्यताएं एक दूसरे से मिलती हैं। अब आपको क्या लगता है कि अगर सिल्क रूट पर आने वाले चैलेंजेस का समय रहते सामना किया जाता, उनको बदलने की कोशिश की जाती, तो क्या इसके डिक्लाइन को टाला जा सकता था, या फिर ये इतिहास का एक ऐसा इनएविटेबल मोड़ था जिसे कोई रोक नहीं सकता था? नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और सिल्क रूट के इस इतिहास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि एक रास्ता ऐसा भी था। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।